जय हिंद। कैसे हैं आप? जैसा कि जो लेटर वैदिक पीरियड में जो हमारी क्लास थी, उसमें हमने बात की थी जो आर्थिक संरचना थी, या हम कह सकते हैं उत्तर वैदिक काल का जो आर्थिक ढांचा था, इकोनॉमिकल जो स्ट्रक्चर था, वह कैसा था। आज हम बात करेंगे कि सोशल स्ट्रक्चर कैसा था, या हम कह सकते हैं सामाजिक संरचना कैसी थी, सोशल स्ट्रक्चर। जैसा कि ऋग्वैदिक पीरियड में हमने बताया था कि ऋग्वेद का जो 10वां मंडल है, जिसका पुरुष सूक्त, जहाँ पर चारों वर्णों का जो उल्लेख हमें पहली बार मिलता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, पुरुष सूक्त में इनका पहली बार उल्लेख हमें देखने को मिलता है। पूरी की पूरी हमने बात की थी, जो व्यवस्था थी वह कर्म आधारित थी, योग्यता पर बल दिया जाता था। यहाँ पे क्या होता है, चीजें पूरी तरीके से बदल जाती हैं। यहाँ पर यह व्यवस्था क्या हो जाती है, जन्म आधारित। अब क्या होगा, एक ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण होगा, क्षत्रिय का क्षत्रिय, वैश्य का वैश्य, शूद्र का शूद्र। पूरी की जो पूरी जो व्यवस्था थी वह कैसे हो जाती है, जन्म आधारित व्यवस्था हो जाती है। यही जन्म आधारित व्यवस्था आगे जाके असमानता को जन्म देती है। यहीं पे हम देखेंगे एक श्रेणी क्रम का निर्माण हो जाता है, जिसमें श्रेणी क्रम में जो सबसे ऊपर होते हैं, या हम कह सकते हैं जो सबसे शीर्ष पर होता है, वह होता है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। पुरुष सूक्त में पहली बार इनका हमें उल्लेख मिलता है। यह जो पूरी की पूरी व्यवस्था थी, या एक सामाजिक जो ढांचा होता है उसको चलाने के लिए किसी भी समाज में जरूरत थी। उस टाइम का जो समाज था, भारत का ही नहीं, अन्य भी हम जो देश है वहाँ पर भी देखते हैं, जैसे कि मिस्र, जापान, चीन, यह भी ऐसे देश थे जहाँ पर एक सोशल स्ट्रक्चर में देखने को मिलता है। जैसा कि जो आप जो साइड में देख रहे हैं, यह चीन का सोशल स्ट्रक्चर है, प्राचीन चीन का सोशल स्ट्रक्चर। यहाँ पर हम देख रहे हैं एक वर्ग है सी वर्ग। यह वर्ग कैसा था, विद्वान या प्रशासक वर्ग था। जो विद्वान वर्ग था या प्रशासक वर्ग था, वह सी वर्ग के अंतर्गत आता था। नोंग वर्ग क्या था, जो किसान वर्ग था। गोंग कारीगर तथा सांग जो वर्ग था, वह व्यापारिक वर्ग था। तो हम कह सकते हैं कि एंशियंट जो वर्ल्ड था, वहाँ पर किसी भी देश में या किसी भी जो भौगोलिक इकाई थी, वहाँ पर एक सोशल स्ट्रक्चर था। मिस्र में भी हमें देखने को मिलता है कि वहाँ पर भी एक मजदूर वर्ग था, दास वर्ग था, जिनका बड़ी मात्रा में सोशल या हम कह सकते हैं सामाजिक जो ढांचा था उसमें उपयोगिता थी। वही चीज़ भारत में भी थी। भारत में चूंकि यह व्यवस्था जन्म आधारित बाद में जाके जन्म आधारित हो गई थी, जो कि आगे चलकर जातियों में डिवाइड हो गई। तो हमने क्या देखा, यहाँ पर जो व्यवस्था थी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र में डिवाइड थी। ब्राह्मण का क्या क्या, क्या होता था, यह पुरोहित वर्ग, या कह सकते हैं कि जो धार्मिक अनुष्ठान ये यज्ञीय कर्मकांड जो थे, धार्मिक अनुष्ठान यज्ञीय कर्मकांड, इन सबका जो दायित्व था वह ब्राह्मण वर्ग के ऊपर था। जैसा कि हमने बताया था कि ऋग्वेद में जो श्रुत साहित्य भी कहा जाता है, जहाँ पर क्या होता है कि मौखिक रूप से ज्ञान को एक स्थान से या एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी पर ट्रांसफर किया जाता है, वह जो पूरा जो कार्य था या श्रेय था वह पुरोहित वर्ग का था। जैसा कि हमने पहले भी बताया था कि सिंधु घाटी सभ्यता में भी हमें एक पुरोहित वर्ग देखने को मिला है, एक योद्धा वर्ग देखने को मिला है, और एक आम जनमानस का वर्ग जो था वह भी हमें देखने को मिला है। फिर हमने यह भी बताया था कि जो आम जनमानस था उसे एक अलग, यह कह सकते हैं एक अलग पश्चिमी जो टीला होता था उसमें वह निवास करता था। जो पूर्वी टीला होता था, इस तरीके से पूर्वी और पश्चिमी टीला के माध्यम से एक हमें विभाजन देखने को मिलता है सिंधु घाटी सभ्यता में भी। कई जो इतिहासकार उन्होंने भी माना है कि सिंधु घाटी सभ्यता में एक असमानता आधारित, या हम कह सकते हैं एक सोशल स्ट्रक्चर वहाँ पर भी था। क्षत्रिय वर्ग जो था उसका क्या दायित्व था, यह क्या करता था, कबीले का, या हम कह सकते हैं जो भौगोलिक इकाई थी, भौगोलिक जो इकाई थी या कह सकते हैं जो क्षेत्र था, उसकी रक्षा का दायित्व
रक्षा का दायित्व किसका था? क्षत्रिय वर्ग का, जो कि योद्धा वर्ग था। योद्धा वर्ग था। वैश्य वैश्य वर्ग था, वह क्या था? व्यापारिक वर्ग था। जो व्यापारिक जो गतिविधियां थी वह इन्हीं के द्वारा संचालित किए जाते थे। व्यापारिक वर्ग था। या कृषि संबंधी जो कार्य थे उनमें भी संलग्न था। कृषि संबंधी जो कार्य होते थे उनमें भी संलग्न था। यहाँ से जो भी इनकम होती थी, वैश्य वर्ग के द्वारा जो भी प्रोडक्शन होता था या जो भी इनकम होती थी, उसका एक भाग इन्हें दे दिया जाता था, ताकि जो सामाजिक व्यवस्था है या हम कह सकते हैं राजकीय जो व्यवस्था है उसका बेहतर ढंग से संचालन हो सके। जो कि कर के रूप में होता था, वह किसे दिया जाता था? राजा को दिया जाता था, जो कि हमने पढ़ा था भाग के रूप में। भाग क्या था? कर था, जो कि राजा को दिया जाता था। राजा क्या करता था? राजा क्या करता? समय समय पर यज्ञ जो होते थे, यज्ञ जो कर्मकांड होते थे उनका आह्वान करता था। देवताओं के लिए जो यज्ञ कराए जाते थे उनका बड़ी मात्रा में आह्वान किया जाता था। राजा क्या करता था? समय समय पर यज्ञ जो कर्मकांड होते थे या जो हम कह सकते हैं धार्मिक अनुष्ठान होते थे, यज्ञ होते थे, उनका आयोजन करता था। उसमें पुरोहित जो होता था वह ब्राह्मण होता था। कई जो यज्ञ होते थे वह पुरोहित या कह सकते हैं ब्राह्मण वर्ग के द्वारा संचालित कराए जाते थे। जैसा कि हमने बात की थी अश्वमेध यज्ञ, राजसूय यज्ञ और कई तरीके के जो यज्ञ थे वह ब्राह्मण वर्ग के द्वारा या हम कह सकते हैं जो पुरोहित वर्ग था, जो धार्मिक अनुष्ठान या यज्ञ संबंधी जो विधियां थी उनमें संलिप्त था या संलग्न था, वह क्या किए जाते थे? कराए जाते थे। शूद्र वर्ग था, जो कि हम वर्ण व्यवस्था में देखते हैं। जो हमारा चौथा जो वर्ग आता है वो क्या आता है? शूद्र वर्ग। जो शारीरिक संबंधी जो कार्य होते थे या हम कह सकते हैं शरीर संबंधी जो कार्य होते थे, जैसे कृषि संबंधी जो कार्य होते थे, वहां पर जो कार्य के रूप में किन्हें नियुक्त किया जाता था? शूद्र वर्ग को। या हम कह सकते हैं पूरी की पूरी जो व्यवस्था थी उसमें जो शारीरिक जो श्रम था उसमें जो महत्वपूर्ण जो योगदान था वो किसका था? शूद्र वर्ग का था। हर वर्ग का अपना एक महत्व था, अपनी विशेषता थी। किसी भी हम यह नहीं कह सकते हैं किसी भी वर्ग के बिना पूरी की पूरी व्यवस्था संचालित हो सकती थी, या हम यह भी नहीं कह सकते हैं किसी भी वर्ग के अभाव के बिना पूरी की पूरी व्यवस्था चलाई जा सकती थी, क्योंकि हर वर्ग या हर विशेष का अपना एक महत्व था। शूद्र वर्ग के बिना जो हम कह सकते हैं शरीर संबंधी या शारीरिक गतिविधि संबंधी जो कार्य होते हैं वह लगभग असंभव थे, क्योंकि कृषि संबंधित कार्य करने के लिए जो मजदूर वर्ग की जो आवश्यकता होती है वह शूद्र वर्ग में बड़ी मात्रा में या इनकी जनसंख्या बड़ी मात्रा में थी। वैश्य वर्ग क्या था? व्यापारिक संबंधी जो गतिविधियां थी वह वैश्य वर्ग के द्वारा की जाती थी। उनकी जो रक्षा का जो दायित्व था वह क्षत्रिय वर्ग के द्वारा था। बाकी जो धार्मिक जो संबंधी जो गतिविधियां थी या हम कह सकते हैं धार्मिक जो या सांस्कृतिक जो रीति रिवाज थे या परंपराएं थी, उन्हें एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाने का या उनके संरक्षण का जो दायित्व था वह ब्राह्मण वर्ग का था। इसलिए प्रत्येक वर्ग का अपना महत्व था, अपनी विशेषता थी। धीरे धीरे यह होती पूरी की पूरी जो व्यवस्था होती है कैसी हो जाती है? जन्म आधारित। इसका हमने बताया था कि यह पूरी जो व्यवस्था थी इसका उल्लेख भी हमने भी बता ही चुके हैं कि ऋग्वेद का जो पुरुष सूक्त है उसका जो 10वां जो मंडल है उसका जो पुरुष सूक्त, वहां पर यह पूरी व्यवस्था देखने को मिलती है। यहाँ पर यह बात समझनी होगी कि भारत ही नहीं उस समय पूरे विश्व में जहाँ जहाँ भी सभ्यताएं थी या जहाँ जहाँ मानव निवास कर रहा था वहाँ पर इस तरीके का जो सिस्टम था या कल्चर था या हम कह सकते हैं जो समाज था उसकी आवश्यकता थी। जैसा कि अभी हमने देखा था चाइना में भी एक इस तरीके का हमें सोशल स्ट्रक्चर दिखाई पड़ता है। भारत में क्या होता है? भारत में यह व्यवस्था क्या हो जाती है? जन्म आधारित हो जाती है, जो आगे चल के जातियों में वर्गीकृत हो जाती है, जो कहीं ना कहीं आज भी चीज़ें बनी हुई हैं भारतीय समाज में जो हमें देखने को मिलता है। तो हमने क्या देखा? उत्तर वैदिक काल का जो सोशल स्ट्रक्चर था उसके बारे में बात की, जिसमें हमने बात की जो पूरी व्यवस्था थी वह कैसी हो गई थी? जन्म आधारित हो गई थी। फिर हमने यह भी बताया कि प्रत्येक वर्ग का अपना महत्व था, अपनी विशेषताएं थी। भारत ही नहीं उस समय समकालीन विश्व में लगभग हर जगह ऐसा एक सोशल स्ट्रक्चर था, मौजूद था। तो भारत में क्या होता है? यह पूरी की पूरी जो व्यवस्था होती है यह कैसी हो जाती है? जन्म आधारित हो जाती है। यहीं पे अब हम बात करेंगे महिलाओं की स्थिति की। महिलाओं की स्थिति
जैसा कि हमने पहले बताया था कि अपाला, घोषा, गार्गी, विश्वसरा जैसी जो विदुषियाँ थीं उनका उल्लेख हमें ऋग्वेद में मिलता है और बहुत सारे सूक्त या कह सकते हैं मंत्रों का जो रचना की गई है वह इन महिलाओं के द्वारा की गई है। पर यहाँ पर आते चीज़ें कुछ बिगड़ जाती हैं। यहाँ पे महिलाओं की जो स्थिति होती है उसमें गिरावट देखी जाती है। महिलाओं की स्थिति में गिरावट। पहले हमने बताया था कि सभा और विदित ये दो संस्थाएं थी जिसमें महिलाओं की भूमिका थी। महिलाएं भाग लेती थी राजनीतिक रूप से भी और धार्मिक अनुष्ठान या यज्ञ जो कर्मकांड होते थे उसमें भी महिलाएं भाग लेती थी। यहाँ पे क्या होता है कि महिलाएं की जो स्थिति होती है या उनकी जो भूमिका होती है इन सारी गतिविधियों में अब सीमित होने लगती है। यहाँ तक कि कुछ स्रोतों से यह भी पता चलता है कि महिलाओं का कई क्षेत्रों में या कई कार्यों में भाग लेना क्या कर दिया जाता है, प्रतिबंधित कर दिया जाता है। तो महिलाओं की स्थिति में यहाँ से हमें गिरावट देखने को मिलती है। इस तरीके से हमने क्या देख लिया कि जो सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत हमने क्या देखा है कि जो व्यवस्था थी वह किस तरीके से कार्य कर रही थी, महिलाओं की स्थिति कैसी थी, उसके बारे में हमने बात की है। अब हम बात करेंगे कि धार्मिक जो स्वरूप था या धार्मिक संरचना थी वह कैसी थी। जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम बात करेंगे धार्मिक संरचना, जो लेटर वैदिक पीरियड था उसकी जो धार्मिक संरचना थी वह कैसी थी। उम्मीद है यहाँ तक आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी बेहतर तरीके से। मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।